हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP टेट JBT 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी स्ट्रीम HP, TGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, शास्त्री, LT और पंजाबी और उर्दू टेट सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, घनिष्ठता बनानन एकाकीपन की अवस्था है। तो इंटीमेसी वर्जन बोलेशन स्टेज लाइज बिटवीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन में नहीं है। तो ये आपकी 18 से 40 वर्ष तक होती है ये स्टेज जो है वो आपका। तो इस क्वेश्चन की आप सभी को ग्रेस लगी थी। घनिष्ठता बनानन एकाकीपन की अवस्था है आपकी 18 से 40 वर्ष है, या 18 से 40 होती है या 19 से 40 होती है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। तो विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरी। तो पार्ट कौन सा नहीं है मेमोरी का? तो चिंतन, थिंकिंग जो है वो आपका पार्ट नहीं है मेमोरी का। स्मृति का अंग नहीं है चिंतन जो है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाठशाला से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो मोस्ट यूजफुल मेथड यूज्ड फॉर द स्टडी द टॉलरेंस फ्रॉम द स्कूल। तो पाठशाला से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि आपकी व्यक्तिगत अध्ययन विधि है। केस स्टडी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पाठशाला से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि आपकी व्यक्तिगत अध्ययन विधि है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वयं को महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है। तो अवर ओपिनियन अबाउट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्फ इज कॉल्ड। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आत्मगौरव यानी कि सेल्फ एस्टीम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्वयं को महत्व के बारे में हमारी अवधारणा आत्मगौरव कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विकास का क्षेत्र है तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका शारीरिक भी कहलाता है, मानसिक भी और सामाजिक भी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि का हार्मोन्स लंबाई के विकास को प्रभावित करता है। तो द हार्मोन ऑफ विच ग्लैंड इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ हाइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका हार्मोन्स लंबाई के विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान में नई सूचनाओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है। व्हेन ए मैन एस्टिमेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इन इज हिज प्रेजेंट नॉलेज इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं समावेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान में नई सूचनाओं को ग्रहण करना समावेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि मनोविज्ञान की वे शाखा जो जैव कारकों के प्रभाव से संबंधित है क्या कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जैविक मनोविज्ञान कहलाता है, बायोसाइकोलॉजी कहलाता है। मनोविज्ञान की वे शाखा जो जैव कारकों के प्रभाव से संबंधित है उसे बायोसाइकोलॉजी या जैविक मनोविज्ञान कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किसी जीवित प्राणी की सबसे आधारभूत इकाई क्या कहलाती है। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग्स। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी जीवित प्राणी की सबसे आधारभूत इकाई कोशिका कहलाती है, सेल कहलाती है। अगला प्रश्न है, सीखी हुई अनुक्रिया का लुप्त होना क्या कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ लर्न रिस्पॉन्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, विलोप कहलाता है। सीखी हुई अनुक्रिया का लुप्त होना विलोप कहलाता है, एक्सटिंक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन स्मृति को और किस नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। जो अल्पकालीन स्मृति को वर्किंग मेमोरी यानी कि सक्रिय स्मृति भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक और नाम है वर्किंग मेमोरी। अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट? तो ये होता है आपका 1.36 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, प्राणी के जीन के पूरे समूह को जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नेम द ग्रुप ऑफ जीन्स विच ए पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए है, जीनोटाइप कहते हैं उसे। प्राणी के जीन के पूरे समूह को जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं। अगला है, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हु एस्टेब्लिश्ड द बिहेवियरिज्म इन 1913। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वाटसन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रेक्षण द्वारा सीखने को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज कॉल्ड लर्निंग बाय प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसे मॉडलिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रेक्षण द्वारा सीखने को मॉडलिंग कहते हैं। लर्निंग बाय प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रथम 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? तो हु डेवलप्ड द फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, थॉर्नडाइक ने किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सीखने के प्रथम 3 नियमों का जो प्रतिपादन था वो आपका थॉर्नडाइक ने किया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो भी आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वे बालक क्या कहलाएगा? द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ ऑफ ए चाइल्ड इज 150, दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिभाशाली कहते हैं उसे, जीनियस कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, स्टर्न ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था, कंसेप्ट दिया था किसका? IQ का 1912 में स्टर्न ने। अगला प्रश्न है, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफेंसेस। तो 109 को जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं किसे? मनोशारीरिक असमानताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस स्मृति में सूचनाओं को अधिकतम 20-30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है? इन व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड मैक्सिमम फॉर 20 to 30 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लघुकालीन स्मृति में सूचनाओं को अधिकतम 20-30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में डैश सोपान है। तो एरिक्सन थ्योरी साइको सोशल हैज डैश स्टेजेस। तो कितने स्टेज है इसमें? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 8 स्टेज है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 सोपान है, 8 स्टेजेस हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि वस्तु ग्रहण करने की पद्धति को डैश कहते हैं? द स्कीम ऑफ स्पैकिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो वस्तु ग्रहण करने की पद्धति को क्या कहते हैं? इसे आत्मीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वस्तु ग्रहण करने की पद्धति को आत्मीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। तो अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका
तो फ्रेंड्स 113 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इवान पैवलोव ने ये सिद्धांत दिया है। अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है इवान पैवलोव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय इवान पैवलोव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है प्रत्येक मानव कोशिका में कम से कम पितृक होते हैं। देयर आर एट लीस्ट जीन्स इन एवरी ह्यूमन सेल। तो इसमें कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 1 लाख। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि टर्मन के अनुसार सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि है। अकॉर्डिंग टू टर्मन द IQ ऑफ द एवरेज पर्सन इज बिटवीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 90 से 110 IQ होगा किसका? एवरेज IQ होगा किसका? अकॉर्डिंग टू टर्मन द IQ रेंज ऑफ एवरेज पर्सन का जो IQ होगा वो आपका 90 से 110 होगा अकॉर्डिंग टू टर्मन। अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, तो ये दिया था आपका एल्फ्रेड विने ने दिया था। ऑप्शन में नहीं है, ये आपने नोट कर लेना है। जो मानसिक आयु की अवधारणा दी गई थी वो आपकी एल्फ्रेड विने द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? तो विच वन इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी किंडरगार्टन मोंटेसरी खेल विधि जो है वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडरगार्टन मेथड, मोनेस्टर मेथड एंड प्लेवे मेथड, ये तीनों जो है वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। एजुकेशनल साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, समाजमिति विधि को प्रतिपादित किया है। तो सोशियोमेट्रिक मेथड वाज प्रोपोन्डेड बाय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। G.A. मुंद्रो जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सोशियोमेट्रिक मेथड वाज प्रोपोन्डेड बाय J.A. मुंद्रो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव है सेंटिमेंट्स आर। तो स्थायी भाव जो है वो आपके जन्मजात है बाय बर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेंटिमेंट्स आर बाय बर्थ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जोर दिया? विच साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस ऑन रीइंफोर्समेंट इन हिज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। B.F. स्किनर जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जोर दिया, रीइंफोर्समेंट पर उन्होंने बल दिया, जोर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP टेट JBT 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज हमने डिस्कस किया। ये आप सभी HP TCT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, शास्त्री, LT और पंजाबी और उर्दू टैट सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।